नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक कहावत बचपन से सुनते आए थे, आ बैल मुझे मार। इसका सही राजनीतिक मायना आज अगर आपको समझना है तो आज के सदन में जो हुआ वो ज़रूर देखिएगा, और उसके बाद प्रियंका गांधी का जो भाषण हुआ वो देखना तो आज की डेट में कंपलसरी है अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, देश की राजनीतिक बहस में इंटरेस्ट रखते हैं। आपको मैं क्या क्या बताऊं, अगर आपने सुना होगा तो बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी, जाहिर सी बात है आपने सुनी होगी, जहां उन्होंने कहा कि मोदी जी जो है वो बोलते अच्छा हैं लेकिन बिना तथ्यों के बोलते हैं, और उसको लेकर जो मिर्ची लगी सदन में वो भी बताइए क्या अब कहूँ मैं उस बारे में। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि पहली बार अधिवेशन में ये पढ़ा गया। प्रियंका गांधी ने सवाल पूछा कि किस अधिवेशन में, ज़रा ये तो बताइए। वो कांग्रेस का ही अधिवेशन था। फिर पूरी क्रोनोलॉजी रखी उन्होंने, कब कब कि ये वंदे मातरम कैसे कैसे कब कब किस किस रूप में आया और कैसे हमारा राष्ट्रगीत बना। और इस क्रोनोलॉजी में जो सबसे दमदार बात प्रियंका गांधी ने जो मुंह पे मारी, कह सकते हो आप सत्ता पर पक्ष के, कि जब संविधान सभा के बाद उसके बाद जो आज़ादी के बाद 1950 में से राष्ट्रगीत का दर्जा मिला, तो उस वक्त गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, पटेल, नेहरू, गांधी, यहाँ तक कि बीजेपी के संस्थापक राजनीतिक गुरु श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। और उसी वंदे मातरम को लेकर आज आप सवाल उठा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि भाई नेहरू को घेरना चाहते हैं, नेहरू को घेरना चाहते हैं। सिर्फ बंगाल के चुनाव और नेहरू को बदनाम करने के लिए या नेहरू को नीचा दिखाने के लिए सदन का करोड़ों रुपया वेस्ट करके पूरा दिन एक बहस इस मुद्दे पर रख दी। और प्रियंका गांधी ने बिल्कुल सही पूछा कि इस बहस के ज़रूरत क्या है। और ज़रूरत, अगर आपको नेहरू को ही बदनाम करना है और अगर आपको बंगाल चुनाव पर ही नज़र रखना है, तो फिर प्रियंका गांधी ने जो सजेशन दिया वो बिल्कुल सही दिया। और उसके बाद मज़े की बात है कि गौरव गोगोई ने जो डाटा रखा, उस डाटा को देख के तो बीजेपी वाले इधर उधर बगले झांक रहे थे। फिर भी छोटी सी सलाह है। उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव था, कुछ महीनों पहले उन्होंने एक सूची निकाली थी कि विपक्षी दलों ने और विपक्ष के नेताओं ने कितने अपमान किए हैं इनके, और उसमें शायद 90-99 ऐसे उन्होंने अपमानों की सूची बनाई थी। तो मैं उनको एक छोटी सलाह देना चाहती हूँ कि नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियाँ उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियाँ देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9999 अपमान, सूची बना दीजिए। और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं, जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाए और हम बहस कर लेंगे। लेकिन इस सदन का कीमती समय, जिसके लिए हमें यहाँ पे जनता ने भेजा है, जैसे हमें जनता की समस्याओं को हल करने के लिए चर्चा करनी चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए, उसको एसी के लिए इस्तेमाल करिए। उसके बाद जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि once and for all let's close the chapter, क्लोज कर लीजिए। देश सुन लेगा क्या क्या शिकायतें हैं, किसने क्या किया, इंदिरा जी ने क्या किया, राजीव जी ने क्या किया, परिवारवाद क्या होता है, नेहरू जी ने कौन सी गलतियां की, सुना लीजिए, फिर खत्म। उसके बाद बेरोजगारी, महंगाई, की समस्याएं, जो पीएमओ में हो रहा है उसकी बातें, उसकी चर्चा, जो बैटिंग ऐप के बारे में हो रहा है पीएमओ के अंदर, आप सदस्य प्लीज, जो एफस्टीन फाइलों में आपके मंत्री महोदय के नाम निकल आए हैं, माननीय उसकी चर्चा करेंगे। आप वंदे मातरम में बोले। और ये एक आदत है सर, ये मेरे पास एक टेबल है कि जब जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी विषय पे बोलते हैं तो पंडित नेहरू जी का नाम कितने बार लेते हैं और कांग्रेस पार्टी का नाम कितने बार लेते हैं। मैं बस एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का डिबेट में हमने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना। क्या आप जानना चाहेंगे कि पंडित नेहरू का नाम कितने बार उन्होंने लिया? 14 बार। ऑपरेशन सिंदूर पे 14 बार उन्होंने पंडित नेहरू का नाम लिया।
और कांग्रेस पार्टी का कितने बार? 50 बार। वैसे ही जब संविधान का 75th एनिवर्सरी मनाया जा रहा था तब 10 बार पंडित नेहरू जी का नाम लिया और 26 बार कांग्रेस पार्टी का। उस प्रकार से जब 2022 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पे प्रधानमंत्री मोदी जी अपना बात रख रहे थे तो 15 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। 2020 में, सर मैं आपके साथ तर्क वितर्क नहीं करने आया सर, 2020 में जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाषण दिया तो 20 बार पंडित नेहरू का नाम लिया। तो इसीलिए उनका आज दूसरा उद्देश्य तो मैं समझ गया, लेकिन बड़े विनम्रता से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं कहना चाहता हूं और उनके पूरे मैं दल को कहना चाहता हूं और पूरे इनके ढांचे को कहना चाहता हूं, आप चाहे जितना भी कोशिश कर लो, आप पंडित नेहरू जी के जो उनका योगदान था उस पे एक भी काला दाग आप लगाने में सक्षम नहीं होंगे। आप चाहे पूरे कोशिश कर लो, आप एक भी उन पे काला दाग लगाने में आप सफल नहीं होंगे। हालांकि प्रियंका गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स और पीएमओ का भी जिक्र छेड़ा। उसको देखते ही आपने देखा होगा कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष और सत्ता पक्ष को कितनी मिर्चें लगी। मैं दरअसल ये सारा आज आपको ब्रीफ नहीं करना चाह रहा। आपने सुना होगा, बहुत से लोगों ने प्रियंका गांधी का पूरा भाषण सुना होगा। मैंने कुछ पॉइंट आपको दिखाए हैं। दरअसल मेरा कहने का मतलब है, मुझे प्रियंका गांधी की एक लाइन अटक गई ना, मैं उसी को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ या उसी को डिकोड करना चाह रहा हूँ। प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को सदन में 12 साल हो गए, मुझे सिर्फ 12 महीने हुए। और उन्होंने एक चीज़ और कही कि आप यहाँ झूठे नैरेटिव गढ़ने के लिए हैं, आप यहाँ राजनीति के लिए हैं, हम यहाँ सेवा के लिए हैं। और जब तक यहाँ हैं हम आवाज़ उठाते रहेंगे, आपके खिलाफ बोलते रहेंगे। इससे आपको दो चीज़ें आज सदन में प्रियंका गांधी की, मुझे दो चीज़ें बिल्कुल साफ दिख गई। एक तो मुझे समझ में आ गया कि क्यों कांग्रेस में लगातार प्रियंका गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। क्योंकि देखिए, सच्चाई ये है, आप माने या ना माने, मुझसे एग्री करें या ना करें, लेकिन सच्चाई ये है कि राहुल गांधी के पास डाटा होता है, तथ्य होता है, लेकिन इस सरकार को जिस भाषा में जवाब चाहिए, दिया जाना चाहिए, वो भाषा सिर्फ और सिर्फ प्रियंका गांधी जानती है। सदन में किस तरीके से पॉइंट टू द पॉइंट लाजवाब करना है सत्ता पक्ष को, प्रियंका गांधी ने इसे 1 साल में बहुत अच्छे से सीख लिया है। मैं ये नहीं मानता कि इन्होंने 1 साल में सीखा, क्योंकि इनके खानदानी है, खून में है। ये अच्छे वक्ता रहे हैं, नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी सब अच्छे वक्ता रहे हैं, और प्रियंका गांधी में वही लीनी जाती है। दूसरा, एक चीज़ और समझ में आ गई कि प्रियंका गांधी का भाषण जब भी सदन में होगा, आपको बीजेपी के बड़े नेता गायब दिखेंगे, खास करके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं दिखेंगे, आज भी नहीं दिखेंगे। वो जानते हैं कि प्रियंका गांधी सदन में जो बोलेंगी, ऐसा ठोक के बोलेंगी कि उसका जवाब नहीं होगा। तीसरा, प्रियंका गांधी के आज के भाषण से मुझे एक चीज़ और पता लग गई, वो ये कि सही में मैं भी ये मानता हूँ कि अगर प्रियंका गांधी भी कभी प्रधानमंत्री के लिए अगर उनकी इच्छा करे तो पीएम मटीरियल प्रियंका गांधी बहुत अच्छी हैं, पीएम मटीरियल हैं। और अगर पीएम मटीरियल नहीं भी हैं तो कांग्रेस को लीड करने के लिए बेहद, जैसा आपको चाहिए ना, क्या कहते हैं, जोशीला नेता जो पूरी पार्टी में जोश भर दे, वैसी नेता हैं प्रियंका गांधी। राजनीतिक कार्यकर्ता डाटा से जोश में नहीं आता। राजनीतिक कार्यकर्ता आपके आरोप से या किसी एक इशू को उठाने से जोश में नहीं आता। राजनीतिक कार्यकर्ता में जोश आता है, आपका पार्टी का कार्यकर्ता जोश में खड़ा होता है जब नेता जोशीला भाषण देता है और नेता उस कार्यकर्ता के अंदर जोश भरता है। आज मोदी जी को और मोदी पूरी सरकार को पछतावा हो रहा होगा कि क्यों उन्होंने वंदे मातरम को लेकर बहस रखी, क्यों वंदे मातरम जैसी चीज़ को छेड़ा। और सुबह जब प्रधानमंत्री ने खुद बाकायदा इस बहस की शुरुआत की और उसका जो समापन प्रियंका गांधी ने किया ना, क्या बताएं।
ऐसा लाजवाब भाषण और ऐसा सटीक जवाब सरकार को, तथ्यों के साथ जवाब सरकार को, करारा जवाब सरकार को, मुंह तोड़ जवाब सरकार को हाल फिलहाल में आपने इस संसद में नहीं देखा होगा जैसा आज प्रियंका गांधी ने दिया। सर, मैं आपके माध्यम से एक सलाह दे देती हूँ। हमारे प्रधानमंत्री महोदय 12 सालों से इस सदन में हैं, मैं मात्र 12 महीनों से हूँ। हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे, हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। अपने इस देश के लिए, अपनी इस मिट्टी के लिए लड़ते रहेंगे। आप हमें रोक नहीं सकते। ये लब्बो लबाब था प्रियंका गांधी के भाषण का। मैंने मोदी जी का भाषण सुना, पूरा भाषण सुना। अब आप पूछोगे मोदी जी के भाषण में क्या था? मोदी जी के भाषण में दो चीज़ें भर भर के थी। एक तो था कांग्रेस नेहरू, कांग्रेस नेहरू, कांग्रेस नेहरू, वो जो अक्सर कहते हैं, और दूसरा था बिना तथ्यों की बातें, और जो थी भी वो आधी अधूरी बातें। प्रियंका गांधी ने बड़ा सही समय चुना अपनी बात रखने का। शायद इसीलिए राहुल गांधी जब सदन से निकल रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप इस बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि प्रियंका का भाषण सुनना। मुझे लगा पता नहीं कि वैसे ही कह दिया होगा भाई बहन है, पार्टी की नेता है, लेकिन सही में जब प्रियंका गांधी का भाषण सुना तो ऐसा सटीक जवाब मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री मोदी के पूरे एजेंडे को एक्सपोज करके रख दी कि वो एजेंडा जो आज इस बहस के पीछे था। प्रियंका गांधी ने दो टूक शब्दों में सवाल शुरुआत यही पूछा कि इस बहस की ज़रूरत क्या है? 150 साल का हमारा राष्ट्रगीत, उस पर बहस की ज़रूरत क्या है? वो इसलिए क्योंकि मोदी जी वंदे मातरम के बहाने बंगाल चुनाव पे निशाना लगा रहे हैं और साथ में नेहरू जैसे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं उनका अपमान करना चाहते हैं। इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। मोदी जी पिछले 12 साल में किस चीज़ की खा रहे हैं? मोदी जी में क्या ऐसी क्वालिटी है? मैं खुद कह रहा हूं, जब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे मोदी जी, जब इवैल्यूएशन होगा प्रधानमंत्रियों का, तो टॉप 5 प्रधानमंत्री में नहीं होंगे मोदी जी, बिलो 5 प्रधानमंत्री में इनकी गिनती होगी। इतिहास ये करेगा, क्योंकि इस 12 साल में ऐसा कुछ देश ने अचीव नहीं किया है जिसको लेके देश याद करे। हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कुछ ना कुछ अचीव हुआ है। जैसे आज प्रियंका गांधी ने सदन में गिनाया कि नेहरू ने क्या क्या किया इस देश के लिए, जिस देश के लिए मरे। इसरो बनाया, एम्स बनाया, IIT बनाया, DRDO बनाया, सब कुछ बनाया, याद किए जाते हैं। इंदिरा गांधी याद की जाती है कि पाकिस्तान को अपने सबसे बड़े दुश्मन के 2 टुकड़े कर दिए। राजीव गांधी को याद किया जाता है कि आज जिस माध्यम से हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया जिसकी जगह में, वो कंप्यूटर कौन लेके आया भारत में? राजीव गांधी लेके आए। मनमोहन सिंह याद किए जाते हैं, या PV नरसिम्हा राव याद किए जाते हैं जो आर्थिक सुधार उन्होंने किए। मनमोहन सिंह याद किए जाते हैं न्यूक्लियर डील के लिए और आर्थिक सुधारों के लिए। वाजपेयी किस लिए याद किए जाते हैं? वाजपेयी याद किए जाते हैं फेल्ड लाहौर यात्रा, सदन पर हमला, फेल्ड सदन पर हमला,
इस चीज़ के लिए याद, हमारी संसद पर हमला कभी नहीं हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी इसके लिए जाने जाते हैं, आज भी याद किए जाते हैं। ये कांग्रेसियों की शराफत है, ये कांग्रेसियों की शराफत है या डर है मुझे नहीं मालूम कि वो जिक्र नहीं करते इस चीज़ का। कारगिल लड़ाई, कारगिल वॉर फेलियर, वो तो हमारी सेना ने कामयाबी हासिल की, लेकिन इंटेलिजेंस लेवल पर कंप्लीट फेलियर था। कितने ही वाजपेयी के ज़माने में कांड हुए, खैर वो छोड़िए। और अभी का जो रिजीम है 12 साल का, मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि जिसके लिए याद रखा जाएगा, एक कामयाबी बता दीजिए। कहेंगे चंद्रयान 3 लॉन्च। चंद्रयान 3 की बुनियाद किसने रखी थी? प्रियंका गांधी ने यही कहा ना, अगर नेहरू बुनियाद नहीं रखते तो क्या चंद्रयान 3 तक पहुंचते आप? कहेंगे हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था कितना बड़ा झूठा बवंडर आपने फैला रखा है, वो भी खुल जाएगा। वो मुझे लगता है वो इनके सत्ता में रहते ही वो सारा पर्दाफाश हो जाएगा, खुल जाएगा क्या है क्या नहीं है। ये सिर्फ याद किए जाएंगे मोदी जी इस चीज़ के लिए कि इन्होंने जितने साल भी सत्ता संभाली, वक्ता बहुत अच्छे रहे, जो एक नेता जैसा होना चाहिए। बीजेपी जैसी पार्टी को सत्ता में पहुंचाए और 3 बार लगातार सत्ता में बनाए रखने के लिए जोश भरना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों को एक तरह का झूठे वादों में लपेट के रखना, उसके बावजूद लोगों का विश्वास करना, ये कलाकारी मोदी जी को आती है। बस इस चीज़ के लिए याद रखे जाएंगे मोदी जी, इसलिए 3 बार के प्रधानमंत्री बन गए हैं। कुछ लोग कहेंगे चौथी बार भी बनेंगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, चौथी बार प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं बनेंगे। लेकिन खैर वो अलग चीज़ है, मोदी जी पे बात करना मेरा विषय नहीं है। विषय ये है कि आज की डेट में कांग्रेस को ऐसा ही जोशीला कोई नेता चाहिए। अब मैं खुल के बोलता हूँ, मैं आज खुल के बोल रहा हूँ ये बात। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुझे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उनकी उम्र आड़े आ रही है। मुझे लगता है अब कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जो है सम्मान सहित उनको कह देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे को खुद सोचना चाहिए। अब राहुल गांधी कोई पोजीशन लेना नहीं चाहते, क्यों ना प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बना दिया जाए, या फिर सचिन पायलट को अध्यक्ष बना दिया जाए, या गौरव गोगोई। 3 ही नाम मेरे जहन में आते हैं इस वक्त, जिसको कांग्रेस की ज़रूरत, कांग्रेस को जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यही 3 चेहरे मुझे इस वक्त नज़र आते हैं जो कांग्रेस को जो जोश चाहिए वो दिला सकते हैं। गौरव गोगोई, सचिन पायलट और प्रियंका गांधी। इसके अलावा चौथा कोई नाम है ही नहीं। आप जातिगत जोड़ बैठाते रहिए, दलित को बनाएंगे, ओबीसी को बनाएंगे, ये बनाएंगे। अरे जब चुनाव जीतने की बात आती है तो ये सब जातिगत जो सेटिंग है ना, ये धरी की धरी रह जाती है। अरे बीजेपी में तो सब के सब अपर कास्ट के लोग, इस वक्त ज़्यादातर अपर कास्ट के लोग संभाले हुए हैं, या फिर वहाँ दलितों की क्या हालत है, अल्पसंख्यकों की क्या हालत है बीजेपी में, क्या सबको मालूम नहीं है? उसके बावजूद भी वो संगठन भी खड़ा है और पार्टी जीत भी रही। आप कहोगे कि वोट चोरी हो सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वोट चोरी हो चाहे कोई और मामला हो, उसके लिए भी तो संगठन चाहिए कि नहीं चाहिए? संगठन तो दिखता है ना आपका। तो इससे ऊपर निकलिए कि दलित बनाएंगे तो ऐसा होगा, मुस्लिम बनाएंगे तो ऐसा नहीं। ये देखिए, आज की डेट में कांग्रेस को ये ज़रूरत है संगठन महासचिव और अध्यक्ष के लिए, कि उस पोजीशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है उसमें कौन फिट बैठता है। संगठन सचिव, महासचिव के लिए चाहिए वो आदमी जो संगठन बनाना जानता हो, संगठन कैसे चलाना है वो जानता हो, DK शिव कुमार जैसा आदमी, ना कि सुरजेवाला या फिर KC वेणुगोपाल। इनको तो एक टिकट मिल जाए वही बहुत है, इनको तो दफ्तरी बाबुओं का काम देना चाहिए बस। और अध्यक्ष के लिए 3 नाम मैंने बोले हैं, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट और गौरव गोगोई। इनके अलावा चौथा कोई नाम नहीं है। इनके पास उम्र है, जोश है, अच्छा भाषण करने की कला है, सब कुछ है। सबसे बड़ी बात है, इन तीनों के पास पब्लिक अप्रोच है और पब्लिक समर्थन है, ये पॉपुलर है, सब कुछ है।
इसके अलावा और क्या चाहिए? आज के प्रियंका गांधी के भाषण ने और मेरा जो है वो क्या कहते हैं उसको, विश्वास को और पुख्ता कर दिया है कि अगर प्रियंका गांधी पार्टी की कमान संभालती है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्रियंका गांधी कांग्रेस का चेहरा बना दीजिए, प्रधानमंत्री चेहरा मैं वो नहीं कह रहा, मैं वो कंट्रोवर्सी को खड़ा नहीं करना चाहता, ना मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ कि प्रियंका या राहुल। मुझे लगता है प्रधानमंत्री के तौर पे बेहतरीन चॉइस राहुल गांधी है, जब प्रधानमंत्री की जो सोच होनी चाहिए देश को आगे ले जाने के लिए, लाइक डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो काम राहुल गांधी कर सकते हैं। पार्टी को कैसे चलाना है, पार्टी को कैसे खड़ा करना है, पार्टी को कैसे सत्ता तक पहुंचाना है, जैसे सोनिया गांधी ने किया था, वो काम प्रियंका गांधी कर सकती है। यानी सोनिया और मनमोहन का जो कॉम्बिनेशन था, वो कॉम्बिनेशन राहुल और प्रियंका कांग्रेस के लिए अब दोबारा खड़ा कर सकते हैं और कांग्रेस को फिर से सत्ता में पहुंचा सकते हैं। ये मेरा आंकलन है आज के प्रियंका गांधी के जो ताज़ा जो भाषण है सदन में दिया गया और उनके 12 महीनों के सांसदी के सफ़र को देखते हुए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें मदद मिलती है। ना जाने पता नहीं क्यों आजकल हमारा वीडियो की रीच ही नहीं पहुँच रही। लोग मुझसे शिकायत कर रहे हैं कि आपके वीडियो हम तक नहीं पहुँच रहे। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं पहुँच रहे। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि भाई वीडियो को लाइक किया कीजिए। आपके लाइक करने से प्रेशर बनता है यूट्यूब पर भी कि वीडियो की जो है ज़्यादातर लोगों को नोटिफिकेशन पहुँचे, जिनको नहीं पहुँचती है। और कमेंट बॉक्स में आपकी राय भी हमारे लिए ज़रूरी है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतनी मेहरबानी आप कर ही सकते हैं कि सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं। कोई आपसे पैसा नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं लगेगा आपका, और ना आपका कोई ज़्यादा झंझट होगा। आधे सेकंड का काम है सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबाना और लाइक का बटन दबाना। नमस्कार।